मोहित यार कोई प्लान बनाओ कहीं घूमने का, अब तो तुम्हारे दादा की तबीयत भी ठीक हो गई है। सज्जाद अपने दोस्त मोहित से बोला। वो दोनों उस वक्त एक होटल में बैठे लंच कर रहे थे। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं चलना चाहिए। दादा की खराब तबीयत की वजह से हर वक्त दिमाग दादा की तरफ लगा रहता था। अब उनकी तबीयत जब से बेहतर हुई है तो सुकून हुआ है। मोहित मुस्कुराकर सज्जाद को देखते हुए बोला। सेल फोन की बीप पर मोहित सेल की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसकी अम्मी की कॉल आ रही थी। हेलो जी अम्मी। बेटा तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया है। दूसरी जानिब मोहित की अम्मी रोते हुए बोली। इस खबर ने मोहित की हवास मुअत्तल कर दिए। कब्रिस्तान में दादा को दफनाने के बाद मोहित और उसका तायाजाद साद अफसुर्दा से खड़े थे। दोनों ही अपने दादा से बहुत करीब थे। बेटा मोहित बात सुनो। जी ताया। वो ताया के बुलाने पर उनके पास चला आया। बेटा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अशरफ मैकेनिक के पास गया है गाड़ी लेकर, बोल रहा है टाइम लगेगा। वो ड्राइवर का नाम लेते हुए बोले, तुम और साद उसके साथ घर आ जाना गाड़ी ठीक करवाकर। मेरी ऐसी तबीयत नहीं है कि मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूं। ताया निढाल लहजे में बोले। नहीं ताया, आप घर जाएं बिल्कुल बेफिक्री से, हमें देर भी हो गई है तो कोई बात नहीं। मोहित के ताया दिल के मरीज थे और बाप की मौत ने इनको निढाल कर दिया था। वो अपने ताया को तसल्ली देते हुए बोला, ओके बेटा जी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। वो साद और मोहित को देखते हुए बोले, यार साद, तू उस वक्त घर पर था जब दादा का इंतकाल हुआ था। क्या हुआ था यार, इतना अचानक ये सब? दादा तो ठीक थे। मोहित अफसुर्दगी से साद से पूछने लगा। पता नहीं यार, बस अचानक ही दादा की तबीयत खराब हुई। साद दुख से बोला। यार मगरिब होने को है, ये अशरफ अभी तक नहीं आया। साद कब्रिस्तान में बढ़ते अंधेरे को देखकर परेशान होने लगा। रुको मैं कॉल करता हूँ। मोहित कॉल पर अशरफ से पूछने लगा, क्या हुआ है, क्या कह रहा है अशरफ? यार कह रहा है गाड़ी में कोई बड़ा फॉल्ट है, टाइम लगेगा। साद के पूछने पर मोहित बताने लगा, यार मोहित इतनी देर हम यहाँ क्या करेंगे? देख तो यार, कोई भी हमें दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो डर लग रहा है। साद ने अपने इतराफ में खौफजदा निगाहों से देखते हुए कहा था, अच्छा यार तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मोहित साद को तसल्ली देते हुए बोला। साद फितरतन डरपोक भी बहुत था। यार प्यास से हलक खुश्क हो रहा है मेरा मोहित। यार प्यास तो मुझे भी लग रही है, क्या करें? मोहित की सोचती निगाहें कब्रिस्तान के चारों तरफ दौड़ रही थी। साद देखो, वहां मुझे लगता है कोई रहता है शायद। हाथ के इशारे से वो उसको किसी रिहाइश के आसार दिखाने लगा। दूर से नजर आती कोठरी में जलती मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। चलो वहीं चलते हैं। दोनों उस कोठरी की जानिब बढ़ गए। बोसीदा सा दरवाजा बजाने पर अंदर से बूढ़े की खांसती आवाज सुनाई दी। कौन है बाहर? दरवाजा खोलें, हमें पानी पीना है। मोहित के कहने पर उस शख्स ने दरवाजा खोल दिया। सामने ही एक बूढ़ा खड़ा था जो मशकूक निगाहों से दोनों को देख रहा था। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? आ जाओ अंदर। मोहित के बताने पर वो बूढ़ा इन दोनों को अंदर आने के लिए जगह देता हुआ एक तरफ हो गया। एक छोटा सा कमरा था जहां पुरानी सी चारपाई, एक छोटा सा संदूक और मटका रखा था। वो दोनों उस चारपाई पर बैठ गए। वो बूढ़ा दरवाजा बंद करके दरवाजे की कुंडी पर काफी सारे धागे तेजी से लिपेट रहा था। मोहित और साद बूढ़े की इस हरकत पर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करने लगे। करना पड़ता है बेटा ये सब, अगर ये धागे ना लिपेटूं तो रूहें पूरी रात मुझे तंग किए रखती है। बूढ़ा उनकी तरफ आता हुआ बोला। बूढ़े की इस बात पर दोनों खौफजदा होकर बूढ़े को देखने लगे। पेशे के लिहाज से मैं एक गोरकन हूँ। पिछले 30 साल से मैं इस कब्रिस्तान में काम कर रहा हूँ। मुर्दों में रहकर मेरा ज़र खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
میں عرصہ دراز سے اس کوٹری میں مقیم ہوں۔ مجھے مردوں سے زیادہ باہر کی دنیا کے انسانوں سے خوف آتا ہے۔ میرے نزدیک مردہ بے زر ہوتا ہے جبکہ انسان خطرناک۔ اور پھر اس گورکن نے ہمیں کہانی سنانا شروع کر دی۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ سردیوں میں ویسے بھی رات جلدی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ واقعہ تو ماہ دسمبر کا ہے۔ میں شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنی کوٹری میں آ گیا۔ رات کے کوئی 10 بجے ہوں گے۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹا تھا کہ دروازہ زور زور سے کوئی بجانے لگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے۔ ہمارے ساتھ چلو، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ ان کے کہنے پر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ قبرستان سے تھوڑے ہی فاصلے پر گاڑی کھڑی کی تھی۔ گاڑی دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ میرے ذہن میں خدشات آنے لگے کہ کہیں مجھے اغوا نہ کرنا ہو یا میرا یہ لوگ قتل نہ کر دیں۔ بے فکر رہو، تم کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان میں سے ایک مرد میرے رکنے پر بولا۔ شاید اس نے میرے چہرے پر خدشات کے سائے دیکھ لیے تھے۔ ان کے کہنے پر میں گاڑی تک آ گیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ڈگی کھولی۔ میں آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک عورت کی لاش تھی جس کے منہ پر چادر صحیح سے نہیں ڈھکا ہوا تھا۔ اس لاش کو دفنانا ہے، کہیں بھی ٹکانے لگا دو۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا، میں غصے سے کہنے لگا اور آگے بڑھ گیا۔ 5 لاکھ دیں گے ہم تمہیں۔ پیچھے سے آواز پر لمحہ بھر کو میرے قدم رکے، پھر تیز تیز چلتا ہوا اپنی کوٹری میں آ گیا۔ مجھے بار بار اپنی بھتیجی کا خیال آ رہا تھا جس کی شادی ہونے والی تھی اور بڑے بھائی کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ افضل، دولت خود چل کر تیرے در پر آئی ہے، ناشکری نہ کر۔ میں اپنی ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ دروازہ پھر سے بجنا شروع ہو گیا۔ دروازہ کھولا تو وہی 2 آدمی سامنے کھڑے تھے۔